एक दिन उन्होंने सवेरे ही सबको सुनाकर जोर से कहा, नारायण की माँ, मैंने आज सपना देखा है कि नारायण बाबू डिप्टी कलेक्टर हो गए। जमुना रसोई के बरामदे में बैठी चावल फटक रही थी और उसी के पास नारायण की पत्नी निर्मला घूंघट काढ़े दाल बीन रही थी। जमुना ने सिर उठाकर अपने पति की ओर देखते हुए प्रश्न किया, सपना सवेरे दिखाई पड़ा था क्या? सवेरे के नहीं तो शाम के सपने के बारे में तुमसे कहने आऊँगा। अरे एकदम ब्रह्म मुहूर्त में देखा था। देखता हूँ कि अखबार में नतीजा निकल गया है और उसमें नारायण बाबू का नाम भी है। अब यह याद नहीं कि कौन नंबर था, पर इतना कह सकता हूँ कि नाम काफ़ी ऊपर था। अम्मा जी, सवेरे का सपना तो एकदम सच्चा होता है ना? निर्मला ने धीरे से जमुना से कहा। मालूम पड़ता है निर्मला की आवाज़ शकलदीप बाबू ने सुन ली, क्योंकि उन्होंने बेहस कर प्रश्न किया, कौन बोल रहा है? डिप्टाइन है क्या? अंत में वह ठहाका मारकर हंस पड़ी। हाँ, कह रही है कि सवेरे का सपना सच्चा होता है। सच्चा होता ही है, जमुना ने मुस्कुराकर बताया। निर्मला शर्म से संकुचित हो गई। उसने अपने बदन को सिकोड़ा तथा पीठ को नीचे झुकाकर अपने मुंह को अपने दोनों घुटनों के बीच छुपा लिया। अगले दिन भी सवेरे शकलदीप बाबू ने घर वालों को सूचना दी कि उन्होंने आज भी हूबहू वैसा ही सपना देखा है। जमुना ने अपनी नाक की ओर देखते हुए कहा, सवेरे का सपना तो सच्चा ही होता है। जब बहू को लड़का होने वाला था, मैंने सवेरे सवेरे सपना देखा कि कोई सरक की देवी हाथ में बालक लिए आसमान से आंगन में उतर रही है। बस मैंने समझ लिया कि लड़का ही है। लड़का ही निकला। शकलदीप बाबू ने जोश में आकर कहा, और मान लो कि झूठ है तो यह सपना एक दिन दिखाई पड़ता, दूसरे दिन भी हूबहू वही सपना क्यों दिखाई देता? फिर वह भी ब्रह्म मुहूर्त में ही। बहू ने भी ऐसा ही सपना आज सवेरे देखा है। डिप्टाइन ने भी? शकलदीप बाबू ने मुस्की काटते हुए कहा। हाँ, डिप्टाइन ने ही। ठीक सवेरे उन्होंने देखा कि एक बंगले में हम लोग रह रहे हैं और हमारे दरवाजे पर मोटर खड़ी है। जमुना ने उत्तर दिया। शकलदीप बाबू खोए खोए मुस्कुराते रहे, फिर बोले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक दिन रात को लगभग 1 बजे शकलदीप बाबू ने उठकर पत्नी को जगाया और उसको अलग ले जाते हुए बेशर्म महाब्राह्मण की भांति हंसते हुए प्रश्न किया, कहो भाई, कुछ खाने को होगा? बहुत देर से नींद ही नहीं लग रही है, पेट कुछ मांग रहा है। पहले मैंने सोचा जाने भी दो, यह कोई खाने का समय है, पर इससे काम बनते ना दिखा तो तुमको जगाया। शाम को खाया था, सब बच गया। जमुना अचंभे के साथ आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पति को देख रही थी। दाम्पत्य जीवन के इतने दीर्घ काल में कभी भी, यहाँ तक कि शादी के प्रारंभिक दिनों में भी, शकलदीप बाबू ने रात में उसको जगाकर कुछ खाने को नहीं मांगा था। वह झुंझला पड़ी और उसने असंतोष व्यक्त किया, ऐसा पेट तो कभी भी नहीं था। मालूम नहीं इस समय रसोई में कुछ है या नहीं। शकलदीप बाबू छेपकर मुस्कुराने लगे। 1-2 क्षण बाद जमुना ने आंखें मलकर पूछा, बबुआ के मेवे में से थोड़ा दूं क्या? शकलदीप बाबू झट से बोले, अरे राम राम, मेवा तो तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जाओ तुम सो, भूख वूख थोड़े है, मजाक किया था। यह कहकर वह धीरे से अपने कमरे में चले गए। लेकिन वह लौटे ही थे कि जमुना कमरे में एक छिपुली में एक रोटी और गुड़ लेकर आई। शकलदीप बाबू हंसते हुए उठ बैठे। शकलदीप बाबू पूजा पाठ करते, कचहरी जाते, दुनिया भर के लोगों से दुनिया भर की बातचीत करते, इधर उधर मटर गश्ती करते और जब खाली रहते तो कुछ ना कुछ खाने को मांग बैठते। वह चटोर हो गए और उनके जब देखो भूख लग जाती। इस तरह कभी रोटी गुड़ खा लेते, कभी आलू बनवाकर चख लेते और कभी हाथ पर चीनी लेकर फाक जाते। भोजन में भी वह परिवर्तन चाहने लगे। कभी खिचड़ी की फरमाइश कर देते, कभी सत्तू प्याज की, कभी सिर्फ रोटी दाल की, कभी मकुनी की और कभी सिर्फ दाल भात की ही। उनका समय कटता ही ना था और वह समय काटना चाहते थे। इस बदपरहेजी तथा मानसिक तनाव का नतीजा यह निकला कि वह बीमार पड़ गए। उनको बुखार तथा दस्त आने लगे। उनकी बीमारी से घर के लोगों को बड़ी चिंता हुई। जमुना ने रुआसी आवाज में कहा, बार बार कहती थी कि इतनी मेहनत ना कीजिए, पर सुनता ही कौन है, अब भोगना पड़ा ना। पर शकलदीप बाबू पर इसका कोई असर ना हुआ। उन्होंने बात उड़ा दी, अरे मैं तो कचहरी जाने वाला था, पर यह सोचकर रुक गया कि अब मुख्तारी तो छोड़नी ही है, थोड़ा आराम कर लें। मुख्तारी जब छोड़नी होगी होगी, इस समय तो 2 जून की रोटी दाल का इंतजाम करना है। जमुना ने चिंता प्रकट की, अरे तुम कैसी बात करती हो? बीमारी हैरानी तो सबको होती है। मैं मिट्टी का ढेला तो हूँ नहीं कि गला जाऊंगा। बस 1 आध दिन की बात है। अगर बीमारी सख्त होती तो मैं इस तरह टनक टनक कर बोलता। शकलदीप बाबू ने समझाया और अंत में उनके होठों पर एक क्षीण मुस्कान खिल गई। वह दिन भर बेचैन रहे, कभी लेटते, कभी उठ बैठते और कभी बाहर निकलकर टहलने लगते। लेकिन दुर्बल इतने हो गए थे कि 10-5 कदम चलते ही थक जाते और फिर कमरे में आकर लेट जाते। करते करते शाम हुई।
और जब शकलदीप बाबू को यह बताया गया कि कैलाश बिहारी मुख्तार उनका समाचार लेने आए हैं तो वह उठ बैठे और झटपट चादर ओढ़ हाथ में छड़ी ले पत्नी के लाख मना करने पर भी बाहर निकल आए। दस्त तो बंद हो गया था पर बुखार अभी भी था और इतने ही समय में वह चिड़चिड़े हो गए थे। कैलाश बिहारी ने उनको देखते ही चिंतातुर स्वर में कहा, अरे तुम कहाँ बाहर आ गए, मुझे ही भीतर बुला लेते। शकलदीप बाबू चारपाई पर बैठ गए और क्षीण हंसी हंसते हुए बोले, अरे मुझे कुछ हुआ थोड़े है, सोचा आराम करने की ही आदत डालूं। यह कहकर वह अर्थपूर्ण दृष्टि से अपने मित्र को देखकर मुस्कुराने लगे। सब हालचाल पूछने के बाद कैलाश बिहारी ने प्रश्न किया, नारायण बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं क्या? शकलदीप बाबू ने बनावटी उदासीनता प्रकट करते हुए कहा, हाँ गए होंगे कहीं, लड़के उनको छोड़ते भी तो नहीं है, कोई ना कोई आकर लेवा जाता है। कैलाश बिहारी ने सराहना की, खूब हुआ साहब, मैं भी जब इस लड़के को देखता था दिल में सोचता था कि यह आगे चलकर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वह तो साहब देखने से ही पता लग जाता है, चाल में और बोलने चालने के तरीके में कुछ ऐसा है कि चलिए हम सब इस माने में बहुत भाग्यशाली हैं। शकलदीप बाबू इधर उधर देखने के बाद सिर को आगे बढ़ाकर सलाह मशवरे की आवाज़ में बोले, अरे भाई साहब कहाँ तक बताऊँ, अपने मुंह से क्या कहना, पर ऐसा सीधा साधा लड़का तो मैंने देखा नहीं। पढ़ने लिखने का तो इतना शौक कि 24 घंटे पढ़ता रहे, मुंह खोलकर किसी से कोई चीज़ भी मांगता नहीं। कैलाश बिहारी ने भी अपने लड़के की तारीफ में कुछ बातें पेश कर दी। लड़के तो मेरे भी सीधे हैं, पर मसला लड़का शिवनाथ जितना गऊ है उतना कोई नहीं, ठीक नारायण बाबू की ही तरह। नारायण तो उस जमाने का कोई ऋषि मुनि मालूम पड़ता है। शकलदीप बाबू ने गंभीरता पूर्वक कहा, बस उसकी एक ही आदत है, मैं उसकी माँ को मेवा दे देता हूँ और नारायण रात में अपनी माँ को जगाकर खाता है। भली बुरी उसकी बस एक यही आदत है। अरे भैया तुमसे बताता हूँ, लड़कपन में हमने इसका नाम पन्ना लाल रखा था, पर एक दिन एक महात्मा घूमते हुए हमारे घर आए। उन्होंने नारायण का हाथ देखा और बोले, इसका नाम पन्ना लाल सन्ना लाल रखने की ज़रूरत नहीं, बस आज से इसे नारायण कहा करो। इसके कर्ज में राजा होना लिखा है। पहले ज़माने की बात दूसरी थी, लेकिन आजकल राजा का अर्थ क्या है? डिप्टी कलेक्टर तो एक अर्थ में राजा ही हुआ। अंत में आंखें मटका कर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर हाफने लगे। दोनों मित्र बहुत देर तक बातचीत करते रहे और अधिकांश समय वे अपने अपने लड़कों का गुणगान करते रहे। घर के लोगों को शकलदीप बाबू की बीमारी की चिंता थी, बुखार के साथ दस्त भी था, इसलिए वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। लेकिन वह बात को यह कहकर उड़ा देते, अरे कुछ नहीं, 1-2 दिन में मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। और एक वैद्य की कोई मामूली सस्ती दवा खाकर 2 दिन बाद वह अच्छे भी हो गए। लेकिन उनकी दुर्बलता पूर्ववत थी। जिस दिन डिप्टी कलेक्टरी का नतीजा निकला, रविवार का दिन था। शकलदीप बाबू सवेरे रामायण का पाठ तथा नाश्ता करने के बाद मंदिर चले गए। छुट्टी के दिनों में वह मंदिर पहले ही चले जाते और वहाँ 2-3 घंटे और कभी कभी तो 4-4 घंटे रह जाते। वह 8 बजे मंदिर पहुँच गए। जिस गाड़ी से नतीजा आने वाला था वह 10 बजे आती थी। शकलदीप बाबू पहले तो बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर सुस्ताते रहे। वहां से उठकर ऊपर आए तो नंदलाल पांडे ने, जो चंदन रगड़ रहा था, नारायण से परीक्षाफल के संबंध में पूछताछ की। शकलदीप वहां पर खड़े होकर असाधारण विस्तार के साथ सब कुछ बताने लगे। वहां से जब उनको छुट्टी मिली तो धूप काफ़ी चढ़ गई थी। उन्होंने भीतर जाकर भगवान शिव के पिंड के समक्ष अपना माथा टेक दिया। काफ़ी देर तक वह उसी तरह पड़े रहे। फिर उठकर उन्होंने चारों ओर घूम घूम कर मंदिर के घंटे बजाकर मंत्रोच्चारण किए और गाल बजाए। अंत में भगवान के समक्ष पुनः दंडवत कर बाहर निकले ही थे कि जंग बहादुर सिंह मास्टर ने सिर्फ दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश किया और उन्होंने शकलदीप बाबू को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। अरे मुख्तार साहब घर नहीं गए? डिप्टी कलेक्टरी का नतीजा तो निकल आया। शकलदीप बाबू का हृदय धक से कर गया। उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने कठिनता से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा कब आया? जंग बहादुर सिंह ने बताया, अरे 10 बजे की गाड़ी से आया। नारायण बाबू का नाम तो अवश्य है, लेकिन वह कुछ आगे ना बोल सके। शकलदीप बाबू का हृदय जोरों से धक धक कर रहा था। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ से तर करते हुए अत्यंत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई खास बात है? कोई खास बात नहीं है। अरे उनका नाम तो है ही यह है कि ज़रा नीचे है। 10 लड़के लिए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका नाम 16वां-17वां पड़ेगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, कुछ लड़के तो कलेक्ट्री में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल में ही नहीं जाते। और इस तरह पूरी उम्मीद है कि नारायण बाबू ले ही लिए जाएंगे। शकलदीप बाबू का चेहरा फक पड़ गया। उनके पैरों में जोर नहीं था और मालूम पड़ता था कि वह गिर जाएंगे। जंग बहादुर सिंह तो मंदिर में चले गए, लेकिन वह कुछ देर तक वहीं सिर झुकाकर एक तरह खड़े रहे।
जैसे कोई भूली बात याद कर रहे हों। फिर वह चौंक पड़े और अचानक उन्होंने तेजी से चलना शुरू कर दिया। उनके मुंह से धीमे स्वर में तेजी से शिव शिव निकल रहा था। 8-10 गज आगे बढ़ने पर उन्होंने चाल और तेज कर दी, पर शीघ्र ही बेहद थक गए और एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर हांफने लगे। 4-5 मिनट सुस्ताने के बाद उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। वह छड़ी को उठाते गिराते, छाती पर सिर गाड़े तथा शिव शिव का नाम करते जाप करते हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे टेढ़े तिरछे उड़ने वाले सूखे पत्ते की भांति टकमक चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने देखा नहीं, और कुछ लोगों ने उनको देखकर मुस्कुराकर आपस में आलोचना प्रत्यालोचना शुरू कर दी। जब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं देखा। लोगों ने संतोष से, सहानुभूति से तथा अफसोस से देखा, पर उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उनको बस एक ही धुन थी कि वह किसी तरह घर पहुंच जाए। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में चारपाई पर थम से बैठ गए। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, नारायण की अम्मा। सारे घर में मुर्दनी छाई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी, बाहर से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते तथा गंदे कागज पड़े थे और नापदान से दुर्गंध आ रही थी। वो सारे में पड़ी पुरानी बसखट पर बहुत से गंदे कपड़े थे, और रसोई घर में उस वक्त भी धुआं उठ उठकर सारे घर की सांस को घोंट रहा था। कहीं कोई खटर पटर नहीं हो रही थी और मालूम होता था कि घर में कोई है ही नहीं। शीघ्र ही जमुना ना मालूम किधर से निकलकर कमरे में आई और पति को देखते ही उसने घबराकर पूछा, तबीयत तो ठीक है? शकलदीप बाबू ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मुझे क्या हुआ है जी, पहले यह बताओ, नारायण जी कहाँ हैं? जमुना ने बाहर के कमरे की ओर संकेत करते हुए बताया, उसी में पड़े हैं। ना कुछ बोलते हैं ना कुछ सुनते हैं। मैं पास गई तो गुमसुम बने रहे। मैं तो डर गई हूँ। शकलदीप बाबू ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, अरे कुछ नहीं, सब कल्याण होगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले यह तो बताओ, बउआ को तुमने कभी यह तो नहीं बताया था कि उनकी फीस तथा खाने पीने के लिए मैंने 600 रुपये कर्ज लिए हैं? मैंने तुमको मना कर दिया था कि ऐसा किसी भी सूरत में ना करना। जमुना ने कहा, मैं ऐसी बेवकूफ़ थोड़े हूँ। लड़के ने 1-2 बार खोद कर पूछा था कि इतने रुपए कहाँ से आते हैं। एक बार तो उसने यहाँ तक कहा था कि यह फल, मेवा और दूध बंद कर दो, बाबूजी बेकार में इतनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। पर मैंने कह दिया था कि तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम बिना किसी चिंता के मेहनत करो, बाबूजी को इधर बहुत मुकदमे मिल रहे हैं। शकलदीप बाबू बच्चे की तरह खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान सब कल्याण करेंगे। बबुआ कमरे में ही है ना? जमुना ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। शकलदीप बाबू मुस्कुराते हुए उठे। उनका चेहरा पतला पड़ गया था, आंखें धंस गई थीं और मुख पर मूंछ झाड़ू की भांति फर्क रही थी। वह जमुना से यह कहकर कि तुम अपना काम देखो, मैं अभी आया, कदम को दबाते हुए बाहर के कमरे की ओर बढ़े। उनके पैर कांप रहे थे, उनका सारा शरीर कांप रहा था, उनकी सांस गले में अटक अटक जा रही थी। उन्होंने पहले उसारे ही में से सिर बढ़ाकर कमरे में झांका। बाहर वाला दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थी। परिणाम स्वरूप कमरे में अंधेरा था। पहले तो कुछ ना दिखाई पड़ा और उनका हृदय धक धक करने लगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर गौर से देखा तो चारपाई पर कोई व्यक्ति छाती पर दोनों हाथ बांधे चित पड़ा था। वह नारायण ही था। वह धीरे से चोर की भांति पैरों को दबाकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अस्वाभाविक विश्वास की मुस्कुराहट थिरक रही थी। वह मेज के पास पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अंधेरे ही में किताब उलटने पुलटने लगे। लगभग 1.5-2 मिनट तक वहीं उसी तरह खड़े रहने पर वह सराहनीय फुर्ती से घूमकर नीचे बैठ गए और खिसक कर चारपाई के पास चले गए और चारपाई के नीचे झांक झांक कर देखने लगे, जैसे कोई चीज़ खोज रहे हों। तत्पश्चात पास में रखी नारायण की चप्पल को उठा लिया और 1-2 क्षण उसको उलटने पुलटने के पश्चात उसको धीरे से वहीं रख दिया। अंत में वह सांस रोककर धीरे धीरे इस तरह उठने लगे जैसे कोई चीज़ खोजने आए थे, लेकिन उसमें असफल होकर चुपचाप वापस लौट रहे हों। खड़े होते समय वह अपना सिर नारायण के मुख के निकट ले गए और उन्होंने नारायण को आंख फाड़ फाड़ कर गौर से देखा। उसकी आंखें बंद थीं और वह चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आहट, किसी प्रकार का शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। शकलदीप बाबू एकदम डर गए और उन्होंने कांपते हृदय से अपना पाया कान नारायण के मुख के बिल्कुल नज़दीक कर दिया। और उस समय उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने अपने लड़के की सांस को नियमित रूप से चलते पाया। वह चुपचाप जिस तरह आए थे उसी तरह बाहर निकल गए। पता नहीं कब से जमुना दरवाजे पर खड़ी चिंता के साथ भीतर झांक रही थी। उसने पति का मुंह देखा और घबराकर पूछा, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा डर लग रहा है। शकलदीप बाबू ने इशारे से उसको बोलने से मना कर दिया और फिर उसको संकेत से बुलाते हुए अपने कमरे में चले गए। जमुना ने कमरे में पहुंचकर पति को चिंतित एवं उत्सुक दृष्टि से देखा। शकलदीप बाबू ने गद्य स्वर में कहा, बबुआ सो रहे हैं। वह आगे कुछ ना बोल सके, उनकी आंखें भर आई थी। वह दूसरी ओर देखने लगे। धन्यवाद।